नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन को शुरू कर दिया था और उसके ऊपर अपनी पहली क्लास हो गई जिसमें हमने एनसीईआरटी की जो बुक अपनी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 यानी 7.1 जो एक्सरसाइज थी वो अपने देखी थी और उसमें हमने इंटीग्रेशन के सारे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले थे वो हमने पढ़े थे और उनकी सहायता से हमने क्वेश्चन किए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम चलते हैं कि इंटीग्रेशंस के जो आपके इंटीग्रेशन जो है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी किन किन विधियों से हमें समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन करने की कुछ विधियां हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली जो विधि है वो अपनी है प्रतिस्थापन विधि यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इस विधि में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन, यानी कुछ प्रतिस्थापन यहाँ होगा, यानी एक चर होगा, उस चर को हम कोई दूसरे चर से इसको प्रतिस्थापित करेंगे और जो क्वेश्चन अपना स्टैंडर्ड जो अपनी फॉर्म थी उसमें आ जाएगा। जब पीछे वाले क्वेश्चन जो किए थे हमने सारे स्टैंडर्ड फॉर्म थी और हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई किए थे, आंसर निकाला था। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन हमें दिया होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, हमें कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट जो है वो मानना पड़ेगा उसकी सहायता से और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर ये तरीका अगर सीख जाते हैं यानी प्रतिस्थापन अगर हम करना सीख गए तो ये मान के चलिए कि हमें 30% इंटीग्रेशन के ऊपर अपने अपना पकड़ बना ली, यानी 30% जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर हमने अपनी पकड़ बना ली। फिर इंटीग्रेशन आगे जो करना समझना है वो बहुत आसान हो जाएगा, बार बार ये काम में आएगा। आपका प्रतिस्थापन विधि जो बार बार काम आएगी, बार बार हमें प्रतिस्थापन मानना पड़ेगा। अब वो क्या मानने वो अपने देखना है। अब देखो इनमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा कि हमें क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में और हमें कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी टर्म मिलेगी कि उसका अवकलज यानी कोई पद है और उसी का अवकलन भी हमें उस क्वेश्चन में मिलेगा। तो जो भी पद है और जिसका अवकलन विद्यमान है तो उस पद को अपन मानेंगे किसी दूसरे चर के बराबर। ठीक है, और फिर जो आपका चर है उस चर को उस जो दूसरा चर अपन मानेंगे उससे उसको प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो काम में आ जाएंगे। देखिए जैसे मान लो कि अगर हम ये कहे कि भी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x dx। अब 10x से dx यानी 10x का इंटीग्रेशन करना तो हमने नहीं सीखा, पीछे जो हमने फॉर्मूले लिखे तो उसमें तो नहीं लिखा, हालांकि आज सीखेंगे और उसके बाद हमें इसको फॉर्मूले के रूप में इसको याद रखेंगे। देखो क्या करना अपने को, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 10 क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। ठीक है, फिर अब देखो साइन एक्स बटे कोस एक्स, एस का भी इंटीग्रेशन हमने पिछली क्लास में नहीं देखा कि इसका समाकलन कैसे करती है, हमने नहीं सीखा। अब देखो यहां पर क्या करना अपने को, यहां पर अपना जो प्रतिस्थापन वो काम में आएगा। इसमें देखो कि कोई ना कोई एक पद ऐसा है उसका अवकलन भी यहां विद्यमान है। अगर हम देखें तो साइन का अवकलन कोस विद्यमान है, लेकिन और कोस का साइन भी विद्यमान है, यानी कोस का अवकलन साइन होता है और साइन का साइन का कोस होता है, कोस एक्स का माइनस साइन होता है। तो साइन है तो माइनस तो चला दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर मैं यहाँ साइन एक्स को टी मान लूं तो साइन एक्स का अवकलन तो कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन कोस एक्स तो याद देखो नीचे आपका डिनोमिनेटर बैठा है। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको भी हम प्रतिस्थापन जिसको मान रहे हैं, जिसको भी हम मान रहे हैं, ठीक है, उसका अवकलन जो है ना वो dx के साथ गुणा में जरूर आना चाहिए, dx के साथ गुणा में ही आना चाहिए। तो यहाँ sin x को हम cos x नहीं मानेंगे या cos x को ही sin x को हम t नहीं मानेंगे, sin x को नहीं मानेंगे किसी दूसरे चर के बराबर, हम cos x को मानेंगे। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि भी माना लेट cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, cos x का अगर हम अवकलन करें तो क्या होगा, cos x का हो जाएगा sin x। ठीक है, और फिर t का हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है, dt बटे dx ये अवकलन में अपन सीख के आए हैं और इसे dx की साइड पे गुणा कर दो तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको sin x dx बराबर dt लिख सकता हूं और फिर माइनस को पूरे से गुणा कर दो तो sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये जो dx है ना ये आगे से हम ध्यान रखें, ये जो dx है इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, हम सीधा यही लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार तो मैंने तरीका बता दिया, समझा दिया कि समझ नहीं रही यहाँ लिखा, फिर आगे से हम ये लिखेंगे कि sin x का अवकलन जब हम करेंगे तो cos x dx लिखेंगे, तो वो dx कहां से आएगा, वो यहां से आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो
क्या है क्या ऐसा कुछ, साइन एक्स डीएक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं, और कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। बस ये तो प्रतिस्थापन है और क्या है। साइन एक्स डीएक्स को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, और बटे में कोस एक्स को क्या लिखेंगे, टी, माइनस बाहर ले लो और वन अपॉन टी बनेगा, यानी वन अपॉन टी डी टी। अब वन अपॉन टी क्या होता है, लॉग ऑफ टी, ये तो आएगा लॉग टी, यानी लॉग टी और प्लस में सी, और टी का मान वापस रख दो, तो लॉग ऑफ कोस एक्स, टी का मान कोस एक्स है ना, मोड लगा तो लगा दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पढ़ रहे हो, कोस एक्स प्लस सी, और ये माइनस है तो लॉग के अंदर, यानी माइनस एक है तो लॉग के अंदर जाएगा तो घात में जाता है ना, तो कोस एक्स की घात कितनी हो गई, माइनस एक प्लस सी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ एक बटे घात माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे कोस एक्स है, एक बटे कोस एक्स है, और प्लस में सी, और एक बटे कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अब आगे से ये ध्यान रखेंगे कि टेन एक्स का अवकलन जो होता है, सॉरी टेन एक्स का समाकलन जो होता है वो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब ये सूत्र बन गया अपना, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है। ठीक है, तो आगे इसको हम फॉर्मूले रूप में इसको याद रखेंगे आगे। अब देखो आगे, देखो अब करते हैं क्वेश्चन, सभी में इसी तरीके से, बाकी मैं इंस्टेंट जो फॉर्मूले वो भी लिख दूंगा साथ में, अभी एक बार कर लेते हैं उसके बाद में जो, क्योंकि टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन चारों के जो हम समाकलन के जो फॉर्मूले निकालेंगे ना, वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, तो वो एक साथ लिख दूंगा मैं। पहले अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला अपनी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ शुरू होगी, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी 7.2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना बड़ा, वो क्या है, देखो क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने पता कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, पता अपने को, तो इसको टी मान ले। अब देखो इसके साथ में प्लस में एक है, तो कांस्टेंट का तो अवकलन 0 होता है, तो इस कांस्टेंट को साथ ले लो, कांस्टेंट को अकेले क्यों छोड़े, तो अपन क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, ताकि अपने जो समाकलन करने में आसानी रहे। तो अपन क्या करेंगे कि भाई माना वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी हमने मान लिया, तो करो इसका अवकलन, तो एक्स वन का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x और dx, और dx क्यों है बताती मैंने, बराबर dt। भैया dx कहां से आया, एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, फिर dt बटे dx बनेगा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, और t का क्या हो जाएगा dt बटे dx हो जाएगा, तो dx इस साइड गुणा में आ गया। ठीक है, अब ये तो ऊपर है ही होगा, ये रहा, रख दो इसकी जगह सारे सारे मान, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, और ये क्या हो गया t, तो एक बटे t का समाकलन क्या होगा, log ऑफ t और प्लस में c, log ऑफ t का मान कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, बस हो गया आंसर। अब सीधा इसका समाकलन नहीं कर पाते अपन, जो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े ना उसमें सीधा इसका समाकलन नहीं हो रहा था। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है, सीधा log x बराबर t मानो उसका अवकलन है, ठीक है ना। लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल सेकंड की तरह ही है, देखो क्या है उसमें, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स log x dx। अब देखो इसमें तो ये दिक्कत हो गई, इसमें तो किसको माने और किसका अवकलन यहाँ है ही नहीं कोई। भाई अगर हमें x प्लस एक्स log x को अगर किसको माने कि उसका अवकलन यहाँ विद्यमान हो, अभी नहीं है, लेकिन देखो एक काम करते हैं, नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, और वन प्लस log x और dx। ठीक है, अब देखो इस वन प्लस log x को मैं t मान लो, वन प्लस log x को t मान लो, तो वन का तो हो जाएगा 0 और log x का क्या हो जाएगा 1/x, देखो 1/x है क्या, ये रहा। ठीक है, तो ये तो चाहिए था अपने को, तो देखो एक काम करते हैं कि भी माना वन प्लस log x बराबर हमने t मान लिया, एक का अवकलन 0 और log x का हो जाएगा 1/x और फिर x का हो जाएगा dx बराबर dt, ये लिखना है। देखो देखिए 1/x dx, इसको तो क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, और इस कोष्ट को हमने क्या माना था, t माना था, बस कर लो, तो वन अपॉन इसको t माना था, और ये जो वन अपॉन एक्स इंटू dx इसको क्या लिखा dt, लिख दो। 1/t का समाकलन क्या होता है, log ऑफ t और प्लस में c, log ऑफ t का मान कितना है
टी का मान 1 प्लस log x प्लस में c, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था अपने को। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, उसमें भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। देखो कहाँ कहाँ माने जाता है, देखो सभी जगह फिक्स नहीं है, कई बार थोड़ा सा इसके एक्सेप्ट के भी मानना पड़ेगा। एक तो जैसे मान लो कि आपको साइन कोस टेन कोट कोई भी अगर आपको त्रिकोणमिति फलन दे रखा है और उसके कोण में यहाँ पर कोई बड़ी संख्या बड़े पद के रूप में और आपको कोई बड़े पद दे रखे हैं, ठीक है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो एक बार उसके ऊपर विचार जरूर करना कि उसका अवकलन शायद यहाँ मिल जाए, तो अपन इसको टी मान लेंगे, उसका अवकलन परसेंट मिलेगा, एक बार उसके ऊपर ट्राई जरूर करना। एक जब भी रूट के अंदर कुछ आए ना, तो इसके ऊपर भी एक बार विशेष ध्यान देना कि शायद इसका अवकलन कुछ ना कुछ अपने को मिल जाए। ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये हमारे जब तक हमें ये चीज अच्छे से क्लियर नहीं होगी ना, तब तक ये चीजें काम मदद करेंगे अपनी। और जब हम प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएंगी ना, उसके बाद तो हम प्रश्न को देखते ही जो अपना माइंड तुरंत पकड़ जाएगा कि क्या मानना है, ठीक है ना। बात ये जो मैंने क्वेश्चन किया ना, इन क्वेश्चन के ऊपर कलम चलाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखे जाते हैं इससे, ठीक है। फिर अगर जैसे मान लो कि कई बार आपको क्या होगा, e की पावर x में यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर विचार करना है कि इसका अवकलन परसेंट में कहीं ना कहीं विद्यमान है, ठीक है। इसी प्रकार से यानी सीधी सी बात है कि इनके अंदर यहाँ पर आपको केवल x के अलावा कोई पद और मिलता है, x की घात ज्यादा बन रही है या कोई x फिर से किसी को कोण में या किसी घात में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार e की पावर में भी x की घात 1 के अलावा कुछ और बैठा है, x की घात 2 5 10 कुछ है, तो निश्चित रूप से इसको मानना पड़ेगा, इसको t मानना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसी प्रकार से log के अंदर यहाँ देखना कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको यहाँ कुछ मिले तो एक बार उसके ऊपर विचार जरूर करना कि उसका अवकलन अपने को परसेंट में मिलेगा, ठीक है। हो सकता है log को तो कई बार क्या है, log को साथ में लेकर चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो देखो अब एक प्रश्न कर रहा हूं मैं, जैसे sin x, फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x और sin cos x dx। अब देखो इस प्रश्न में देखते पता चल गया कि sin x के कोण में कौन है, cos x है, इस cos x को t मानना पड़ेगा। कहीं sin x को t मत मान लेना, क्योंकि sin x को t मान ले कि sin x का अवकलन cos x है, ये cos x जो है ना, ये sin गुणा में नहीं है, ये sin के कोण में बैठा है, ठीक है ना। ये cos x जो है ये sin के कोण में बैठा है, तो इसको हम dx के साथ गुणा में नहीं ले सकते इसको, ठीक है। तो इस cos x को हम t मानेंगे और cos x को t मानेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन जो डिफरेंस है ना वो ये रहा, ठीक है। तो ये पर्सन में इस टाइप ऑफ करके दिखा दिया था आपको पहले भी, तो एक बार फिर ले लेते हैं कि लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x क्या होगा माइनस sin x dx बराबर dt और sin x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इस ये sin x और ये dx, ये तो क्या हो गया माइनस dt, तो माइनस तो पहले ले लेता हूं और sin t, इसको t माना था और dt, ठीक है। माइनस sin t का समाकलन क्या होता है माइनस cos t होता है और प्लस में c माइनस माइनस गुणा के प्लस हो गया, cos t की जगह कौन है, t की जगह cos x है, रख दो मान cos x और प्लस में c, बस हो गया आंसर। तो इस तरीके से प्रश्न को करना अपने को, ठीक है। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो देखा ना, वो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। और समझ में आ गया तो फिर ये मान के चलिए कि अपन समाकलन के जो बेस है ना उसको तैयार कर चुके हैं, ax प्लस बी साइन एक्स प्लस बी और कोस ax प्लस बी और dx। ये अब देखो क्या करें, इसमें कुछ अपने को मानना पड़ेगा कि उसका अवकलन यहाँ विद्यमान है। अब देखो दोनों का है, चाहे तो इसको मान लो इसका अवकलन यहाँ विद्यमान है, चाहे इसको मान लो इसका अवकलन यहाँ विद्यमान है। साइन को मानोगे तो कोस है, कोस को मानोगे तो साइन है, कौन से मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मैं ये मान लेता हूँ, चलो साइन को मान लेता हूँ, क्योंकि कोस मानेंगे तो उसमें माइनस आएगा, तो हालांकि वो दिक्कत नहीं देगा अपने, क्योंकि माइनस को हम आगे लेके जा रहे थे dt की तरफ, कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन मान लेते अपन। लेट साइन ax प्लस बी बराबर t, साइन x का अवकलन क्या होगा cos x, तो cos x की जगह कौन है ax प्लस बी, और फिर इसका भी करोगे तो x का क्या हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, a आएगा साथ में, और फिर x का हो जाएगा dx बराबर dt, ठीक है। हमें तो cos ax प्लस बी रखना है बराबर 1/a और dt, ठीक है। अब देखो क्या जाएगा
cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये क्या है 1/a dt ना, तो 1/a को तो ले लो बाहर इंटीग्रेशन, और ये क्या है इसको माना था t, ये t हो गया, और ये पूरा पूरा किसके बराबर आ गया 1/dt बराबर है, तो 1/a तो बाहर लिख दिया, इसकी जगह क्या लिखते हैं dt लिखते हैं, क्या आ जाएगा 1/a, t का समाकलन क्या होता है t के सापेक्ष, तो टी स्क्वायर बटे 2 और प्लस में सी 1/2a, और t का मान कितना है, t किसको माना था साइन को माना था ना, तो साइन स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस में सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्या है i इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है dx। अब इस प्रश्न को देखो, आप सीधा भी कर सकते हो, एक बार प्रतिस्थापन से बताता हूँ फिर आपको सीधा बताऊंगा, सीधा कर लेना। फिर देखो एक काम करते हैं, इसके अंदर जो भी कुछ है ना इस पूरे को टी मान लो आप, कि भी माना ए एक्स प्लस बी बराबर हमने टी मान लिया, ठीक है। ए इसका अवकलन करें तो ए और एक्स का हो जाएगा dx है, और b का हो जाएगा 0 बराबर dt। हमें तो dx का मान चाहिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/a dt, तो i बराबर क्या हो गया, देखो dx का मान 1/a dt आएगा ना, तो 1/a तो बाहर ले लेता हूं, और इसको हमने माना था t अंडर रूट वाले को, और dx से क्या आ गया 1/a बाहर ले लिया और dt आ जाएगा। इसका समाकलन करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्या होगा इसका समाकलन क्या होगा भाई, t की घात आधी है, तो समाकलन करें तो t की घात कितनी हो जाएगी आधी प्लस 1 बटे आधा प्लस 1, ये तो था x की घात n वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये 3/2 बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हम क्या लेते हैं 2/3a, और t की घात कितनी हो गई 3/2 प्लस c, और 2/3a, और t का मान कितना है ax प्लस b, और इसकी होल घात 3/2 प्लस में c, आंसर आ गया। ठीक है, और बाकी आप इसको ये भी कह सकते हो सीधा कि i बराबर इंटीग्रेशन ax प्लस बी, इसकी घात 1/2 है ना, तो आप पूरे को अंदर वाले को x मान लो कि भी पूरा x है, तो x की घात n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ax प्लस बी की होल घात कितनी होगी 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। अब उसके बाद में क्या करना है कि ये जो अंदर था ना इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या आएगा a आएगा, तो फिर उस a का भाग भी देना अपने को 1/a और प्लस में c, ठीक है ना। जब अवकलन कर रहे थे तब तो क्या कर रहे थे कि पहले घाता किया और फिर ये जो अंदर वाला था इसका अवकलन कर रहे थे उसको गुणा कर रहे थे, लेकिन समाकलन में क्या करना है कि पहले इस घाता करोगे और फिर जो अंदर जो बच रहा है ना उसका अवकलन करोगे, उसके अवकलन का भाग देंगे, तो इसका अवकलन क्या आया a आया, इसलिए भाग दे दिया। ये ध्यान रखें कि अवकलन करें उस समय अगर चर आ जाता है, अगर अवकलन करके चर आ जाता है, चर का भाग देते तो प्रश्न गलत होगा, चर का भाग नहीं देना है। अगर वो चर आ रहा है इसका मतलब अपन कर रहे हैं वो तरीका गलत है, अपने को दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अवकलन का जब भी भाग देंगे ना तो वो हमेशा कांस्टेंट का भाग दिया जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा 2/3a, और ax प्लस बी की होल घात 3/2 और प्लस में c, आंसर आ गया। तो ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया वर्षन देखो, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में सीधा दिखेगा तो नहीं होगा, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो विशेषकर बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों, क्योंकि ऊपर वाले कंपटीशन की तैयारी उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 12th क्लास के बच्चों के लिए ऐसा पर्सन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखो क्या दे रखा है इसमें x रूट ऑफ x प्लस 2, क्या करें अब देखो आपने क्या करना है, रूट के अंदर जो भी कुछ नहीं टी मान लो, माना x प्लस 2 बराबर हमने t मान लिया, ठीक है। dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा भाई x का dx हो गया 2 का 0 हो जाएगा, t का dt हो गया। अच्छा चलो हमने इसको t मान लिया, इसकी जगह t रख देंगे, dx की जगह पर अपन dt भी रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये x कहाँ जाएगा, ये x क्या, इसका क्या करें, तो इस x का मान जो है ना यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमें तो पूरा चर बदल रहा है ना, x की जगह पूरे पर t आएगा, तो x का मान यहाँ से निकालो, क्या आएगा x बराबर आ जाएगा t-2। अब ये मान यहाँ रखो, तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x की जगह क्या रख दूं t-2, और इस रूट वाले
के अंदर जो भी x प्लस 2 है उसको क्या माना था, t रूट टी, और dx से क्या जाएगा dt, क्या हो जाएगा, करो इसको गुणा। अब इस टाइप के प्रश्न तो अपन ने किए थे पिछली क्लास में। तो t की घात आती है, एक ये गुणा होगी तो घात जुड़ेंगी तो t की घात 3/2 जाएगी, और माइनस 2 t की घात 1/2 और dt। अब समाकलन करना कर दो, इसका करें क्या हुआ, t की घात 3/2 प्लस 1, तो सीधा कितना जाएगा 5/2, क्या भाई एक जोड़ दो घात में और बटे में 5/2, माइनस 2 गुणा टी की घात 3/2 और फिर बटे में 3/2 प्लस सी। ये बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से भैया, अक्सी घात n वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई किया है, तो अक्सी घात n+1 बटे n+1, तो n+1 यानी 3/2 में अगर एक जोड़ोगे ना तो 5/2 आएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/5, टी की घात 5/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4/3 और टी की घात 3/2 प्लस सी। टी का मान रखे तो क्या है, टी का मान कितना है x प्लस 2, क्या तो अपना आंसर जो वो क्या जाएगा 2/5 और x प्लस 2 इसकी होल घात 5/2 और माइनस 4/3 और x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक ऐसा प्रश्न और भी है, देखो चलो अभी तो ये है, और देखें और आएगा एक प्रश्न और था, कौन सा था, एक और ऐसा प्रश्न मिलेगा अपने को, एग्जाम्पल मिल जाएगा चाहे तो, और नहीं आगे आ जाएगा प्रश्न। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न हो रहा है, तो आराम से कर लेंगे, बढ़िया प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना अपने को। ठीक है, और 12th क्लास के जो पेपर होगा ना उसमें तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें भी अलग से कुछ करना पड़ा वही प्रश्न परीक्षा मिलेगा। इंटीग्रेशन की खास बात है कि जिसमें कुछ अलग से करना पड़ा वही प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो देखो इसमें अलग से ये करना पड़ा कि अभी तक जो इस लाइन से हटके चले थे कि x जो है ना उसको हम दूसरे तरीके से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इन एक्स इजड की दूसरे तरीके से लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना अपने को। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन में तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो आराम से हो जाएगा। 8 क्वेश्चन में तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आई बराबर इंटीग्रेशन x रूट ऑफ 1 प्लस 2x² और dx ये दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको t मान लो, इसका अवकलन बाहर मिलेगा आपको, क्योंकि x² का अवकलन x होता है, x² के अवकलन में x जरूर आएगा, तो x तो बाहर है ही, बाकी कांस्टेंट आएगा वो तो आगे चला जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t² मान लो चाहे t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। t² इसलिए मानते हैं क्योंकि रूट के अंदर जब भी कोई किसी को मानते हैं ना, अंडर रूट में जो भी राशि हो उसको अगर मानते हैं तो उसको t² मान लिया करो, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। लेकिन बाकी t मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं t मान ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 0, 2 और x² कितना हुआ 4x और dx बराबर dt, यानी x dx बराबर कितना हो जाएगा 1/4 dt। रख दो मान i बराबर इंटीग्रेशन 1/4 को तो बाहर ले लो। ठीक है, x dx को क्या लिखते हैं dt, और रूट ऑफ इसको क्या माना था t माना था dt। कर दो समाकलन इसका, t घात आती है ना तो t का 3/2 जाएगी और बटे में 3/2 और प्लस में c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/12 यानी 1/6 और t का मान कितना है 1 प्लस 2x² केवल घात 3/2 और प्लस में c, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है i बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 और रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से 2 कॉमन लो पहले तो, ये क्या जाएगा 2x प्लस 1 और रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। इस पूरे को t मानो, इस पूरे को t मानो, इसका अवकलन देखो बाहर है, इसको पूरे को t मानो, इसका अवकलन बाहर है। ठीक है, हो जाएगा आराम से, बिल्कुल इसी रूप में होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है i बराबर इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट ऑफ x इंटू dx। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करें, इसमें तो जो अभी अपन कर रहे थे ना कि भाई इसका अवकलन ऊपर मिल जाए, कुछ ऐसा भी नहीं है। देखो होगा ऐसा, क्या करना है x की घात या 1 है या आधी है, अगर कॉमन लेना चाहे तो x की घात आधी कॉमन आ सकती है, तो x की घात 1 थी, आधी कॉमन ली तो x की घात आधी बच गई, और x की घात आधी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या कितना बच गया 1 बच गया।
बस हो गया, तो अपना काम हो गया। क्या इसको टी मानो, इसका अवकलन ये रहा, देखो माना अंडर रूट एक्स माइनस वन बराबर टी, इसका अवकलन होगा रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटे दो रूट एक्स और फिर एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। एक बटे रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे दो ऊपर चला जाएगा तो दो डी टी। लो जम, देखो देखो ये रहा है ना, तो आई बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये दो तो एक बटे रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखते हैं दो डी टी, दो डी टी और बटे में ये कितना हो जाएगा, इसको क्या माना था अपन ने टी, टी दो और एक बटे टी का समाकलन क्या होता है लॉग ऑफ टी और प्लस सी, दो लॉग ऑफ टी का मान कितना है अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस में सी। हो गया। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम ऐसा कैसे प्रश्न है, हाँ वो जो क्वेश्चन अभी मैं सेवंथ क्वेश्चन कर रहा था ना वो यही है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बटे रूट ऑफ एक्स प्लस 4 डीएक्स, उसमें तो ये एक्स गुणा में था और ये रूट वाला जो पद है ना एक्स और इंटू रूट वाला पद ऊपर था, लेकिन यहाँ नीचे आकर कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही, क्या करोगे इसको मान लो टी, एक्स प्लस से 4 बराबर टी मानोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और यहां से x का मान निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा t माइनस 4, रख दो सारे सारे मान, i बराबर इंटीग्रेशन x का मान तो कितना है t माइनस 4 और इसको क्या माना था t रूट ऑफ t और dx का क्या गया dt, चला गया x से उसकी जगह t आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट t का भाग दे दो अलग अलग, तो यहाँ भाग देंगे तो देखो t के हाथ ऊपर एक है नीचे आधी है तो ऊपर आधी बचेगी और माइनस 4 बटे रूट टी और रूट टी है, चलो 4 बटे रूट टी ऐसे लिख देते हैं और फिर डी टी, ठीक है। टी की घात 1 बटे दो माइनस 4 और टी की घात आधी है ये ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की आधी हो जाएगी है ना, और फिर इसका कर दो समाकलन, क्या आ जाएगा टी की घात 1 बटे दो प्लस 1 तो सीधा लिख दो 3 बटे दो और बटे में 3 बटे दो माइनस 4, यहाँ भी एक जुड़ेगा तो एक जुड़ेगा तो फिर आधा ही बचेगा क्योंकि माइनस का आधा ना, उसमें एक जोड़ें तो प्लस का आधा बचेगा और नीचे भी आधा, ये तो ऊपर चला जाएगा 2 बटे 3 और टी की घात 3 बटे 2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 8 टी की घात 1 बटे 2 प्लस सी, रख दो मान टी का 2 बटे 3, टी का मान कितना है x प्लस 4 इसकी होल घात 3 बटे 2 माइनस 8, टी का मान कितना है x प्लस 4 और इसी घात 1 बटे 2 प्लस में सी, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न था अपना 11 का। 12 का प्रश्न जो है ना, देखो ये प्रश्न भी ठीक है, ये प्रश्न बढ़िया। 11 जो 7 का प्रश्न किया था ना अपन ने उसी वैसा वैसा ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की घात 3 माइनस 1 और इसकी घात 1 बटे 3 और गुणा में x की घात 5 और dx, इसको कैसे कर रहे हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि घात जो रूट के अंदर कुछ मिले या घात 1 बटे 3 1 बटे 5 या बड़ी घात है वो, तो कोष्टक के अंदर जो भी कुछ राशि दे रखी हो ना तो उसके ऊपर विचार जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे पास यहाँ पर है घात 1 बटे 3 दे रखे, इसी कोष्टक के अंदर राशि दे रखी x की घात 3 माइनस 1, इसके ऊपर मैं विचार करता हूँ तो अगर मैं इसको t मान दो 3x स्क्वायर आता है गूगल में, 3x स्क्वायर तो मुझे यहाँ स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा, दिखेगा देखो एक काम करते हैं इसको यूं लिख देते हैं x की घात 3 माइनस 1 और इसी घात 1 बटे 3 और इसको मैं लिख देता हूँ x की घात 3 गुणा x स्क्वायर इंटू dx, क्या दिक्कत है x की घात 3 और x की घात 2 x की घात 5 बनेगी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो माना x की घात 3 माइनस 1 बराबर t, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और फिर x का हो जाएगा dx है बराबर dt, तो x स्क्वायर dx को हम क्या लिख देंगे 1 बटे 3 dt लिख देंगे। अच्छा ये तो हो गया। अब देखो चलो x जो अपना x स्क्वायर dx है उसकी जगह तो अपने पास dt आ जाएगा 1 बटे 3 dt आ जाएगा, इसको हमने t मान लिया, लेकिन ये भी तो बच गया ना, तो ये देखो यहां से निकालो x की घात 3 का मान कितना आएगा t प्लस 1 आएगा, क्या वो यार है तो बस अब कर दो प्रतिस्थापित सारा, तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको तो हमने t माना था ये तो t मान रखा है तो t की घात 1 बटे 3 और ये क्या आएगा गुणा में इसको, इसका मान कितना आएगा t प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर dx कितना है 1 बटे 3 dt, तो 1 बटे 3 को तो लिख देते हैं बाहर और ये dt 1 बटे 3
इंटीग्रेशन इसको गुणा करेंगे तो टी की घात 1/3 और टी की घात 1 इनको जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी, टी की घात 4/3 आ जाएगी और इसको 1 से गुणा और तो ये आएगा और फिर dt समाकलन कर दो 1/3 इसका समाकलन क्या आएगा, टी की घात 1 जोड़ोगे भाई x की घात n फॉर्म होगी ये तो 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7/3 और बटे में कितना आ जाएगा 7/3। ये फॉर्मूला समझ में आ गया मेरे साथ, x की घात n फॉर्मूला मिल गया तो x की घात n तो समाकलन करें तो x की घात n+1/n+1 ठीक है और बटे में प्लस टी की घात इसमें भी यही होगा 1/3 में 1 जोड़ोगे तो 4/3 आएगा और नीचे भी क्या आएगा 1/3 + 1 यानी 4/3 प्लस सी। अब देखो ये 3 ऊपर जाएगा और 1/3 से गुणा करेंगे साथ में, चलो स्टेप बोल ही देता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास कितना 3/7 और टी का मान कितना है, टी का मान क्या था अपने पास, टी का मान ये रहा x की घात 3 - 1 तो रख दो x की घात 3 - 1 और इसकी घात 7/3 प्लस ये 3/4 और x की घात 3 - 1 4/3 और प्लस सी ठीक है 1/3 से अंदर गुणा कर दो तो 1/7 x की घात 3 - 1 7/3 प्लस 1/3 से गुणा करोगे तो 1/4 और x की घात 3 - 1 4/3 और प्लस में सी हो गया आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का था। ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 13 उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, नीचे वाला टी मानो ऊपर अवकलन मिल रहा है। ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर अपना 14 का है उसमें भी log x बराबर टी मानना उसका अवकलन मिल रहा है अपने को, सीधा क्वेश्चन है एकदम से। अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, क्वेश्चन 15 का भी वैसा ही है लेकिन देख लो एक बार 15 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है i बराबर इंटीग्रेशन x बटे 9 - 4x² dx। भाई x स्क्वायर नीचे है ऊपर x है तो x स्क्वायर का अवकलन में x आएगा, ऊपर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को मान लो, बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो चलता रहेगा, कांस्टेंट की तो कोई टेंशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, माना 9 - 4x² बराबर t, अवकलन करो तो 9 का तो 0 हो जाएगा -4 और x स्क्वायर कितना होगा 2x है तो 4 दूनी 8x फिर dx बराबर dt हो जाएगा ठीक है। हमें x से dx का मान चाहिए तो 1/8 जो आगे ले जाओ -8 है इसको आगे लेके जाओगे तो -1/8 हो जाएगा और dt रख दो मान i बराबर कितना हो जाएगा x dx का मान कितना आएगा, x dx का मान -1/8 आएगा ना तो -1/8 तो ले लो बाहर और dt को लगा देते हैं आगे और बटे में ये क्या इसको क्या माना था t क्या तो -1/8 और ये बनेगा log ऑफ t प्लस में c -1/8 log t का मान कितना है 9 - 4x² और प्लस में c ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 7.2 जो है ना उसके 15 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्लास अपन अगले क्वेश्चन जो अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।